So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise essay 550. तो essay 550 talks about the related party. हम इस essay को रिवाइज़ करेंगे इस पर्टिकुलर नोट से. आपके पास अपने नोट से तो आप वो उसको पिक कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट है ऐसे का ये पर्टिकुलर इंडेक्स है. ये इंडेक्स तो सेम ही रहेगा ऐसे में, ठीक है. तो ले देकर बात तो वही रहेगी आपके पास आपके नोट से. ये पर्टिकुलर नोट्स है मेरे पास एंड जो है इस तरीके से हम जो है रिवाइज करेंगे ऐसे 550. आप बस अपने नोट्स को लेकर बैठिए, ठीक है. एंड बढ़ते हैं ऐसे 550 पे. साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस है, इनफैक्ट कि जब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे तो जब बताने का रहेगा कि देखो इस पॉइंट पे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है. तो उस पर एक बार फोकस कर लेना, उधर कुछ मार्किंग कर लेना क्वेश्चन की, ठीक है. चलो स्टार्ट करते सबसे पहले मीनिंग की. तो रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो रिलेटेड पार्टी जो डिफाइंड है एप्लीकेबल एफआरएफ में, जैसे कि एएस 18, तो एएस 18 में या इंड एस 24 में जो डिफाइंड है वही रिलेटेड पार्टी का मतलब है इस ऐसे में भी. पर अगर एप्लीकेबल एफआरएफ में वो स्टैब्लिश करता है मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, ठीक है. देखो यूँ तो एएस 18 और इंड एस 24 है, पर अगर एफआरएफ में मिनिमल या नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट दे के रखे, जहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट या नहीं दे के रखी, मिनिमल है या तो है ही नहीं, ठीक है. तो ऐसे केस में पर्टिकुलर पॉइंट्स है, पर्टिकुलर पर्सन है जो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है. जैसे कि पर्सन और एंटिटी जिसका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो पर्सन या एंटिटी जिसका कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी. तीन पर्सन का रिपोर्टिंग एंटिटी पे कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, ठीक है. अब देखो पर्सन और एंटिटी जिसका कंट्रोल है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब देखो ये बोल के रखा है अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. समझो, पर्सन एंटिटी जिसका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी, या ऐसा बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये उल्टा चल रहा है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से एरो बना के रखे हैं, ठीक है. तो रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी पर्सन या एंटिटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है टू वन और मोर इंटरमीडियरीज, ये हो गया, ठीक है. अब एक पॉइंट आता है कि तो देखो पर्सन एंटिटी जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करती है रिपोर्टिंग एंटिटी को, रिपोर्टिंग एंटिटी अगर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है. अब एक होता है कि एंटिटी और रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है, एंटिटी और रिपोर्टिंग एंटिटी इनका कॉमन कंट्रोल है, ठीक है. कॉमन कंट्रोल है जिनके ओनर्स है. देखो पहले तो कंट्रोल कॉमन है, कॉमन की मैनेजमेंट है, कॉमन कंट्रोल है, कॉमन की मैनेजमेंट है, या इनके ओनर्स जो है वो क्लोज फैमिली मेम्बर है. जैसे कि मेरी कंपनी है, मेरे भाई की कंपनी, ठीक है. तो ऐसे केस में क्लोज फैमिली मेम्बर्स है, तो ऐसे केस में ये भी रिलेटेड पार्टी. तो देखो अभी अपन ने क्या देखा, फटाफट एक बार तो समझ लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी जो है अगर एफआरएफ में डिफाइंड है तब तो है ही, पर जब एफआरएफ में डिफाइंड नहीं है या कम रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में बोल के रखा था कि अगर पर्सन और एंटिटी जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है CSI रिपोर्टिंग एंटिटी को, या रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल या सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, जो भी है पर्सन को या एंटिटी और रिलेटेड पार्टी कॉमन ओनरशिप है, कॉमन की मैनेजमेंट है, ठीक है, एंड जो है ओनर्स क्लोज फैमिली मेम्बर है. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो समझना जरूरी है, वो ये है कि अगर एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट, इन द सेंस कि एंटिटीज़ अंडर कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट, कि स्टेट की एक एंटिटी है जिस पर उसका कंट्रोल है, स्टेट की दूसरी एंटिटी है जिस पर उसका कंट्रोल है. तो जो दोनों स्टेट है, ठीक है, और एंटिटीज़ डेट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट, स्टेट मतलब सभी आ गया इसमें, सेंट्रल, रीजनल, लोकल, सब आ गया. तो ऐसे केस में वो दोनों एंटिटीज़ जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, अनलेस इनके बीच में कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो, कुछ रिसोर्सेज की शेयरिंग हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तब वो हो जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं है. अब देखो पॉइंट आता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है.
राइट। तो सबसे पहले तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशंस एंड ट्रांजेक्शन, कि किसी भी एंटिटी का जब वो ऑडिट कर रहा है तो उसके रिलेटेड पार्टी रिलेशंस कितने हैं, ठीक है, कितने रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनके रिलेशंस क्या है, एंड साथ ही साथ कितने ट्रांजेक्शन उनके साथ होते हैं। ये सब देखने के बाद वो रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा रिलेटेड पार्टी की, ठीक है, इनके रिलेशंस, ट्रांजेक्शन, फिर रिकॉग्नाइज करेगा कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, राइट। तो कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है दैट डेपिक्ट्स, जो डेपिक्ट करता हो, ठीक है, डेट आर रिलेवेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है जिससे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन तो ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली। कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या आपको? कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या? ये तो अपन होल पर्सपेक्टिव में देख लिया। फिर अपन ये भी देखा कि क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड है क्या बाय रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन, वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग। देखो सिंपल सी बात है, हम तो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। सबसे पहले तो रिलेटेड पार्टी हमने पूछा, फिर हमने वातावरण देखा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फिर हमने देखा कि क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है क्या। तो देखो हमने तो यही देखा, क्या जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन हमने समझे। देन हमने देखा कि वेदर देयर आर एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर एसोसिएट विद द रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो क्या कोई से ऐसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है इफ़ एनी अराइजिंग फ्रॉम दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। और एक पॉइंट ये है कि अगर फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश्ड है तो आपको एविडेंस गैदर करना पड़ता है कि जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज है कि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर दी FRS। तो देख लो एक बार। तो देखो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के है तो ऐसे 2 पॉइंट, ठीक है, और पहले पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट और है, ठीक है। तो अपन ऐसा देख लेते हैं। तो देखो एक तरीके से 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपने क्यों करा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन? क्योंकि वो एबल करता है फिर समझने के लिए कि वेदर देयर इज़ एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर, रिकॉग्नाइज एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिकॉग्नाइज करने में आसानी मिलती है, ठीक है। तो सफिशिएंट टू एबल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर इफ़ एनी, अगर अराइज हो रहा है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, तो रिकॉग्नाइज एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। जो रेलेवेंट है वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो रेलेवेंट है टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो फैक्टर है ना वो रेलेवेंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया टू कंक्लूड वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट आर अफेक्टेड बाय दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। तो पहले देखो कि क्या कोई सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या इससे जुड़े हुए। देख लो क्या कोई से फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है, कोई से फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड है क्या उस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन से, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, राइट। इन एडिशन अगर FRF में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट बोल के रखी है, देखिए, तो चेक करो कि जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज हुए कि नहीं हुए, राइट। तो देखो ये एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर भी है कि हमको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन को तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। काय के लिए कि एक रिकॉग्नाइज करना फ्रॉड रिस्क फैक्टर कि ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर को रिकॉग्नाइज करना कि क्या इससे जुड़े हुए कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है, जो पर्टिकुलर जो है जिसको मटेरियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर ये देखना कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अफेक्टेड बाय दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो देख लो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है। तो आपकी एक जनरल ऑडिटर प्रोसीजर भी है और एक तरीके से ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी यही है। और वही अगर FRF की रिक्वायरमेंट है तो बाकायदा जो है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन वो आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी FRF। तो ये अपनी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जनरल ऑडिट प्रोसीजर भी है। तो देखो जिस तरीके से अपन ने जो इधर बात करके रखी है कि हम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं टू रिकॉग्नाइज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम दी दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस, और जो रेलेवेंट है, ठीक है, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर
जो रेलेवेंट है, क्या ये फैक्टर्स है जो रेलेवेंट है इन आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो देखो, आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन समझा फ्रॉड रिस्क फैक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो आप देखो कि जो ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है, क्या उनका डोमिनेंस है, क्या डोमिनेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उनका क्या मैनेजमेंट पे डोमिनेंस है, क्या वो कंट्रोल को कंपेंसेट कर रहे हैं। ओके, डोमिनेंस ऑफ मैनेजमेंट विदाउट कंपेंसेटिंग कंट्रोल, मतलब कि किस तरीके से डोमिनेंस कर रहे हैं कि जो रिलेटेड पार्टी है वो सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। जो बिजनेस के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो लेते हैं सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन, ठीक है। बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी के पास जाते हैं फॉर फाइनल अप्रूवल। तो देखो, एक तो होता है कि जो रिलेटेड पार्टी है इसके अंदर सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी जो है वो करता है सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन, ये बिजनेस डिसीजन का हो गया। दूसरा कि कभी एंटिटी को से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, वो रिलेटेड पार्टी के पास जाते हैं फाइनल अप्रूवल के लिए। तो बिजनेस डिसीजन तुम्हारे बड़े हो, रिलेटेड पार्टी लेगा, ट्रांजैक्शन बड़े हो तो रिलेटेड पार्टी का अप्रूवल होगा। कभी कोई रिलेटेड पार्टी बिजनेस प्रपोजल लेकर आया, रिलेटेड पार्टी बिजनेस प्रपोजल लेकर आया, तो उस पर कोई डिबेट ही नहीं होगी, ठीक है, कोई डिबेट ही नहीं होगी, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। नो डिबेट इन बिजनेस प्रपोजल इनिशिएटेड बाय रिलेटेड पार्टी। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं होता। अब देखो, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। देखो, ऐसा होता है कि बिजनेस प्रपोजल है, बिजनेस प्रपोजल से जो है बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस प्रपोजल से बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं और फिर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रपोजल से एक पॉइंट ये आता है कि जब रिलेटेड पार्टी बिजनेस प्रपोजल लेकर आया तो नो डिबेट इन द बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल लेकर आया है, कोई डिबेट के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। फिर बिजनेस डिसीजन, जो सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं वो रिलेटेड पार्टी जो है लेता है। फिर जो ट्रांजैक्शन है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, तो रिलेटेड पार्टी उसको जो है अप्रूव करता है। और इनफैक्ट जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू भी नहीं करता है। तो सबसे पहले आया बिजनेस प्रपोजल, तो रिलेटेड पार्टी हैज़ वीटोड, रिलेटेड पार्टी जो है वो सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन लेता है। और बिजनेस प्रपोजल की बात करें तो बिजनेस प्रपोजल कोई डिबेट ही नहीं होती, नो डिबेट। अगर बिजनेस प्रपोजल इनिशिएट कराए रिलेटेड पार्टी ने तो कोई डिबेट नहीं होगी। फिर आती बात जो बिजनेस डिसीजन है, तो सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन जो है रिलेटेड पार्टी लेता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का अप्रूवल जो है रिलेटेड पार्टी करता है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर रहते हैं तो उसका कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं होता। तो ये अपन ने फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखे। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर हम कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये तब हम तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब हमको एक बार पता चले अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर वो एबल करता है टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फिर आप ये भी चेक कर लो कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड बाय दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, वेदर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर आर नॉट मिसलीडिंग, ठीक है, ये अपन ने देखा। और अगर एफआरएस में रिक्वायरमेंट का बोल के रखे तो देख लो कि वेदर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखो, अभी आपने क्या बोला कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि भाई अभी तो अपन ने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को समझा, वो तो जनरल ऑडिट प्रोसीजर हर कोई करता है। फिर अपने को ये भी देखना है कि क्या एफआरएफ में रिक्वायरमेंट है, तो अपने को देखना है कि प्रॉपर आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर करनी पड़ती है। इन केस एफआरएफ ने एस्टेब्लिश करके रखा है अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, मतलब एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता के रखा है। तो देखो, अगर एफआरएफ ने बता के रखा है, ठीक है, तो ऐसे केस में एफआरएफ के अंदर मतलब रिक्वायरमेंट है, तब एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। आप रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, एसोसिएट विद द रिलेटेड पार्टी, असेस करोगे, इसको रिस्पॉन्ड करोगे। ये हो गया आइडेंटिफाइड, असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स। फिर देखिए आइडेंटिफाइड, असेसमेंट, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज, ठीक है। तो आइडेंटिफाइड, असेस, रिस्पॉन्ड, आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि हमको देखना है कि हमको आइडेंटिफाई, असेस, देखना है कि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, असेसमेंट एंड रिस्पॉन्ड कराई कि नहीं कराई टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, राइट।
सॉरी, इसको मैं इस तरीके से बोलूँगा कि हमको आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड करना है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। ये तब जब एफआरएफ के अंदर बोल के रखे कि रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट है, तो हमको आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के लिए। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड, आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड, डिस्क्लोज जो भी है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं है। और अगर एफआरएफ में रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है, कि जो भी आप अवेयर हो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में वो हमको बता दो। और उसके अकाउंटिंग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो अकाउंटिंग प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज आपने एफआरएफ के अकॉर्डिंग किया है। तो एक ऑडिटर से जो है एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, कि मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि जो रिलेटेड पार्टी है आपने सब आइडेंटिफाई करे हैं, ठीक है, तो जो भी आप अवेयर हो आपने डिस्क्लोज कर दो। तो आप डिस्क्लोज कर दो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स और एंटिटीज़ के बारे में, आइडेंटिटी, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, टू विच देवर अवेयर। तो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिटी आप बता दो और आपने उसको एडिक्वेटली ट्रांजेक्शन को जो भी इनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन है प्रॉपर्ली अकाउंटेड और प्रेजेंटेड डिस्क्लोज करा है एज पर एफआरएफ, या आप अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से बताओ। फिर हम तो अपनी तरफ से प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है, और हम वैसे भी आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो एक तरीके से ये तो रिवर्स में हो गया, रिवर्स में 1 2 3 हो गया। सबसे पहले तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है, कि जो भी रिलेटेड पार्टीज है आइडेंटिफाइड है, जो आप अवेयर्ड हो वो सब आपने डिस्क्लोज कर दी है, एंड प्रॉपर्ली ट्रांजेक्शन्स जो है अकाउंटेड और प्रेजेंटेड है और डिस्क्लोज है, ठीक है, एज पर दी एफआरएफ। फिर हम भी कुछ आइडेंटिफाई और असेस करेंगे, नहीं फिर उसके बाद हम भी जो है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन देखेंगे कि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज है कि नहीं है। साथ ही साथ हम जो है आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को भी, इफ़ एनी अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी। अब देखो, अब बात आती है ऑडिट प्रोसीजर की। देखो, अभी हमने ऑडिट प्रोसीजर में बाकायदा जो है हमने देखा एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, ठीक है, अगर एफआरएफ में रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश्ड हो तो, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल ऑडिट प्रोसीजर है। अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम करेंगे, ठीक है, ये ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जैसे कि जिसमें हमने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। अब काय के लिए कर रहा हूँ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंडिंग टू रिकॉग्नाइज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर और वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड बाय दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शंस आर प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, वेदर नॉट मिसलीडिंग। तब क्या है आपके ऑडिट प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, आप अंडरस्टैंड करते हो रिलेटेड पार्टी रिलेशन, एंटिटी के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है। तो जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, आपने मैनेजमेंट से भी पता कर लिया, ठीक है, फिर आप अलर्ट भी हो, आपने अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि देखो ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, ये ट्रांजेक्शन है, तो इसके बाद भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। तो दूसरा पॉइंट यही है, ठीक है, कि आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आपको जो है एक बार आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा व्हेन रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, क्योंकि आपको सोर्सेस मिलेंगे जहाँ से आप रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड पार्टी के बारे में जान सकते हो, ठीक है। यही अपन ने पढ़ा था कि अपन ने स्टार्टिंग में जनरल ऑडिट प्रोसीजर में कि अंडरस्टैंडिंग करना है एंटिटी के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। बस एक पॉइंट वो डिटेल्ड में है कि आपको और अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स। और साथ ही साथ इससे आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी टू रिकॉग्नाइज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब क्या है, अपन ने समझ ही लिया है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या मतलब क्या है, कि कुछ आपको फैक्टर्स दिखेंगे, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड बता के रखा है, ठीक है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है। देखो, आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन की, इनफैक्ट आपने ये भी देख लिया कि प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज है कि नहीं है, ठीक है, एज पर दी एफआरएफ। अब देखो, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है, प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज है कि नहीं, ये तो ठीक है। फिर अब वो ट्रांजेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट भी होते हैं। अब कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स जो है तो आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्ली अप्रूवल होता है कि नहीं होता है उसका, ट्रांजेक्शन्स का। तो देखो, आपने अंडरस्टैंडिंग ली रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने आइडेंटिटी समझ ली कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, उसका ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखो, आपने उस पर्सन का नाम जाना, ठीक है, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, उसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके साथ ट्रांजेक्शन क्या की है, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि रीज़न ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन करने का रीज़न क्या था, आपको ये भी देखने का है, और प्रॉपर्ली कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है, ठीक है, लॉ का, जब आपने वो ट्रांजेक्शन करे हैं। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन में सिर्फ आपने ये सिर्फ ट्रांजेक्शन देख के ख़त्म करने वाली बात नहीं है, आपको रीज़न भी जानना है, रीज़न ऑफ ट्रांजेक्शन एंड वेदर कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रीज़न, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं है, ये तो अपने को देखना ही पड़ता है। बाहर से कंट्रोल लगाने के लिए लॉ है, अंदर से कंट्रोल लगाने के लिए
कंट्रोल से इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो एडिक्वेट कंट्रोल है कि नहीं है, ठीक। तो ये इधर लिख के रखा है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने नेम समझ लिया, ट्रांजेक्शन समझ लिया, अमाउंट कितना अमाउंट का हो रहा है, आपने टाइप ऑफ रिलेशन देख लिया। अब उस ट्रांजेक्शन करने का रीज़न क्या था आपके पास, क्यों करा आपने वो ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपने बाहर के लॉ का कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है, और एडिक्वेट कंट्रोल है कि नहीं टू आइडेंटिफाई, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अकाउंट एंड डिस्क्लोज। आपके पास प्रॉपर्ली कंट्रोल है कि नहीं, क्या आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या मैनेजमेंट के पास प्रॉपर्ली कंट्रोल है टू आइडेंटिफाई अकाउंट एंड डिस्क्लोज, ठीक है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, कि वो खुद ही आइडेंटिफाई कर सके, ये पता कर सके कि प्रॉपर्ली जो है अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा है। तो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब आपको ऑडिटर को देखना है कि प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है। मीन्स हम अपन समझ गए हैं कि इधर थोड़ी सी डिटेल में बात करके रखिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन्स तो बोला है, पर अपन ने ये भी देखा कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज है कि नहीं एज पर दी FRF ऑफिस, जो ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, अब भले ही वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो या अदर कोर्स में हो, इसका प्रॉपर्ली अप्रूवल लिया गया है कि नहीं लिया गया। फिर वही बात आती कि जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन थे, ठीक है, जो मैनेजमेंट जिसके लिए अवेयर था, क्या देखो ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है, मैनेजमेंट अवेयर है, राइट, मैनेजमेंट अवेयर है, तो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड अकाउंट एंड डिस्क्लोज कराए कि नहीं कराए, ठीक है। पर कभी अवेयर नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि मैनेजमेंट अवेयर नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। मैनेजमेंट ने जो अवेयर था आपको बता दिया, ठीक है, मैनेजमेंट अवेयर था आपको बता दिया, फिर भी आपको जो है आपको खुद को भी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या बोल के रखा है, ठीक है, तो क्या बोल के रखा है इसमें कि जब ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ेगा जब वो रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, जब वो अरेंजमेंट्स को देख रहा है कि वेदर ट्रांजेक्शन जो है वो अनयूजुअल या सिग्निफिकेंट है। मतलब कि ऑडिटर को देखना है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस तो है, ठीक है, ऑडिटर को ये देखना है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो ऑडिटर को अवेयर होना है जब वो रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, जब वो अरेंजमेंट्स को देख रहा है, ठीक है, वाइल इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स, वाइल रिव्यूइंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, जब ट्रांजैक्शन जो है सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल दिख रहे हैं तो ऑडिटर को अवेयर होना है। तो देखो आपको रिव्यू करना है, देखो रिकॉर्ड्स, जब आप रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको अलर्ट रहना है, जब आप अरेंजमेंट रिकॉर्ड्स को देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तब आपको अलर्ट होना है, क्योंकि ये अरेंजमेंट है तो हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी का इसमें इन्फ्लुएंस हो। ट्रांजैक्शन जब कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल हो तो ऐसे केस में आपको करना पड़ता है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, जब कॉम्प्लेक्स है या बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई से ट्रांजैक्शन होते हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होते हो, कुछ ट्रांजैक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, आप ऐसे केस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन क्यों करा है, क्या रिलेटेड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अलर्टनेस तो तब भी रखना पड़ता है। हो सकता है कि ऐसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन अनयूजुअल जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पार्टी के साथ करे हो, राइट, वहाँ से एटलीस्ट हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा रिलेटेड पार्टी का, क्योंकि जो था वो तो हमने मैनेजमेंट से मिल गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड अकाउंटेंट डिस्क्लोज है कि नहीं है। अब दूसरी चीज़ें हम ये देख रहे हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जब हम अरेंजमेंट रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं, जब हम कोई से ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में उस समय भी अलर्टनेस रखना पड़ेगी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से भी मिल सकती है। ये तो एक तरीके से हो गया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, और मैनेजमेंट, और हमने खुद भी अलर्टनेस मेंटेन कर रहे हैं। फिर अपन ने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर से कुछ पॉइंट थे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जिसमें आपको बताया था कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन केस में ये फैक्टर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है, कि बिजनेस डिसीजन जो है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है कि बिजनेस डिसीजन जो है वो रिलेटेड पार्टी ही लेता है। बिजनेस प्रपोजल आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता ऑन द बिजनेस प्रपोजल टेकन बाय दी या ब्रिंग बाय द रिलेटेड पार्टी, ठीक है। बिजनेस डिसीजन सिग्निफिकेंट वो लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के अप्रूवल्स होते हैं, या जो ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है उसको कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू भी नहीं करता है। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। मैं रिलेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स ट्रांजेक्शन में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनका डे टू डे बिजनेस, क्योंकि इनका फ्रॉड रिस्क फैक्टर में हाथ हो सकता है कि सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजंस इनके थ्रू लिए गए हों, ठीक है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो कोई रिव्यू नहीं करता हो, इनसे अप्रूवल ली जाती हो जब ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट हो रहे हो, तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है।
अब देखो, अभी अपन ने बोला था कि हमको अलर्ट रहना पड़ेगा जब हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जब हमने राइट पढ़ा था रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं या अगर ट्रांजेक्शन अनयूजुअल या सिग्निफिकेंट है तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन। कि देखो, आप ये जो अलर्टनेस की बात कर रहे हो तो आप ये भी बता दो कि पॉसिबल सोर्सेस क्या है जहाँ से आपको रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है। तो भाई सोर्सेस जहाँ से आपको एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा कि कुछ अनआइडेंटिफाइड जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड है वो तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मिल जाएंगे, कुछ अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। उसमें पहला तो यही है कि रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि अरेंजमेंट है, तो यही पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। रिकॉर्ड्स में इधर इन्होंने डिटेल में पूरा बता के रखा है, अरेंजमेंट से दूसरा, फिर तीसरा है ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। यहाँ से आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम रिकॉर्ड्स की, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबा डिस्कशन होगा क्योंकि यार इस पर जब क्वेश्चन आते हैं ना तो अच्छे लंबे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि आप रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अरेंजमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रांजेक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये समहाउ बड़ा है, ठीक है। ये टॉपिक ही पूरा बड़ा है। देखो, सबसे पहले कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स है जो हमको पता होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकलशिप में ही आपने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, आर्टिकलशिप में भी आपने बहुत सारा काम करा है, आईटी रिटर्न्स बनाए हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स जो है वो आपको इधर मदद करेंगे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आईटी रिटर्न्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये हो गया। शेयर होल्डर का रजिस्टर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो शेयर होल्डर रजिस्टर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, शेयर होल्डर रजिस्टर के साथ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अगर एंटिटी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए किसी रेगुलेटर सेक्टोरल रेगुलेटर को, इन्फॉर्मेशन सप्लाई तो करनी पड़ती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, और डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं सेक्टोरल रेगुलेटर को, मान लो कि सेक्टर वाइज जो रेगुलेटर है जैसे रजिस्ट्रार है उसका भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं कि कभी आरओसी ने जो है, कभी रजिस्ट्रार ने इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी तो आप इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप खुद से आगे होकर सबमिट करना पड़ता है, हमको DIR ये सब सबमिट करना, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं सेक्टोरल रेगुलेटर को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट तो रेगुलेटरी से आ गए। 2 पॉइंट CA की आर्टिकलशिप से आ गए कि ITR, ठीक है, ITR हो गया और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो गया। 2 CS का कि शेयर होल्डर रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब देखो 3 पॉइंट आएंगे अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट के। तो देखो, पहले पॉइंट में अपन ने देखा था 2 CA की आर्टिकलशिप, 3 CS की आर्टिकलशिप में, 2 एक इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई करो रेगुलेटरी अथॉरिटी को या डॉक्यूमेंट सबमिट करो सेक्टोरल रेगुलेटर को। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में ऐसा है कि 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करके रखी। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जब आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिसमें नेगोशिएशंस जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो KMP और TCWG के साथ हो रहे हैं। ये 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करिए कि कुछ सिग्निफिकेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा है, या अपन बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जहाँ पे सेपरेट नेगोशिएशन चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नेगोशिएशन है। कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जब हम मैनेजमेंट और KMP से कर रहे हैं, तो देखो अपन ने ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी, राइट। तो देखो, आपने रिकॉर्ड्स देखे, कुछ जनरल रिकॉर्ड्स जिसमें 2 रेगुलेटर के थे, 2 आर्टिकलशिप के थे, 2 CAS आर्टिकलशिप के थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट और करस्पॉन्डेंसेस अपने देखे, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट और करस्पॉन्डेंसेस ऐसा है कि एंटिटी इन्वॉइसेस भेजता है प्रोफेशनल एडवाइज़र को, कि प्रोफेशनल एडवाइज़र से कुछ आते होंगे करस्पॉन्डेंसेस, तो इन्वॉइसेस करस्पॉन्डेंसेस बिटवीन एंटिटी एंड प्रोफेशनल एडवाइज़र, ठीक है, यहाँ से पता कर लो। फिर आपको कुछ जैसे पॉइंट्स दिखेंगे जैसे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एंटिटीज़ मैनेजमेंट और TCWG, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG कि आपका इंटरेस्ट है, तो वो रहता है ना कि 184 सेक्शन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर करके रखी है एंटिटी ने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंटिटी ने अगर एक्वायर करके रखी है तो वहाँ से पता कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG कि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। साथ ही साथ जो है आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एंटिटी ने एक्वायर करके रखा है, तो ये रिकॉर्ड्स है, ये सारे के सारे तो हम रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमने जनरल रिकॉर्ड्स पढ़े
जहाँ पे 2 सेक्टोरल रेगुलेटर रखा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं सेक्टोरल रेगुलेटर को। 3 सीए की आर्टिकलशिप के थे, 2 सीए की आर्टिकलशिप के थे कि इनकम टैक्स रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। मैं इधर 4 सीएस के आर्टिकलशिप का बोलूँगा। 4 में एक तो रजिस्टर है, ठीक है, शेयर होल्डर रजिस्टर है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, और इधर मैं बोल देता हूँ कि इधर भी ड्राफ्ट करना पड़ता है ना स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट और DCWG, ये पॉइंट हो गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट थे कि कॉन्ट्रैक्ट अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हाई नेगोशिएशन से, कॉन्ट्रैक्ट विद KMPs, करस्पॉन्डेंसेस विद द प्रोफेशनल एडवाइजर। फिर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा कि भैया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एंटिटी ने लेके रखी है, ये सारे रिकॉर्ड से हम जो है पता कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी के बारे में। देन आती है बात अरेंजमेंट की, जहाँ पे जो अरेंजमेंट जो इंडिकेट करता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। अब अरेंजमेंट कोई से भी हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो एंटिटी का अरेंजमेंट, ठीक है, एंटिटीज अरेंजमेंट, ठीक है, एंटिटी अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, या अपन बोल सकते हैं कि एंटिटी के पार्टीज के साथ जो भी एग्रीमेंट है ना, वो एग्रीमेंट भी मायने रखता है। देखो एग्रीमेंट में ऐसा बोल के रखा है कि एंटिटी का एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट है, जैसे कि बिजनेस के दौरान एग्रीमेंट होते हैं पार्टी के साथ, कि एक एग्रीमेंट है जो पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट व्हीकल या स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट जो हुआ है अप्रोप्रिएट व्हीकल और स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, अप्रोप्रिएट व्हीकल और स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। तो एग्रीमेंट अप्रोप्रिएट व्हीकल और स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ है, ठीक है, या हाँ ठीक है, तो एग्रीमेंट थ्रू अप्रोप्रिएट व्हीकल और स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक व्हीकल और स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ है, फॉर सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और ठीक है, एग्रीमेंट थ्रू अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर व्हीकल एग्रीमेंट फॉर सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें ये बोल के रखा है कि सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विद अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, विद स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल। तो एग्रीमेंट विद सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल इन द सेंस कि स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कुछ ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में। देखो एक तो होता है व्हीकल और स्ट्रक्चर, ठीक है, अप्रोप्रिएट व्हीकल स्ट्रक्चर से हुआ है फॉर सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, एक ट्रांजेक्शन अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। या कोई सी पार्टी से ये तो अपना एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और व्हीकल से, एग्रीमेंट हो गया फॉर सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए कुछ सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए एग्रीमेंट किया है। तीसरा जो है, जैसे ऊपर सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बोला है, इधर नीचे बोल के रखा है डेजिग्नेटेड सर्विसेज, कि एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे आप कुछ डेजिग्नेटेड सर्विसेज ले रहे हो या फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक पार्टी के साथ एक अप्रोप्रिएट व्हीकल स्ट्रक्चर से ट्रांजेक्शन करते हो, सर्टन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन करते हो विथ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, और कुछ डेजिग्नेटेड सर्विसेज ले रहे हो या डेजिग्नेटेड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में फिनेंशियल सपोर्ट ले रहे हो, ये सारे एग्रीमेंट जो है देखे जाते हैं। यूजुअली होता है ना कि आप फिनेंशियल सपोर्ट ले रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ से कि रिलेटेड पार्टी से आपको कोई लोन वोन आ रहा है, तो वो एक एग्रीमेंट मैटर करता है। तो ये सब अरेंजमेंट आपको मैटर करते हैं। कुछ डेजिग्नेटेड सर्विसेज आपको मिल रही है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी स्पेसिफिक है। तो ऐसे कौन सा ट्रांजेक्शन है यार, ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है, ये अपन ने देखा, ठीक है। और एक अप्रोप्रिएट व्हीकल और स्ट्रक्चर से हो रहे हैं, तो सोचो क्या एक अप्रोप्रिएट तरीके से इसको क्यों हो रहे हैं, क्यों व्हीकल और एक अप्रोप्रिएट व्हीकल स्ट्रक्चर से ये हो रहे हैं, क्यों नॉर्मल कोर्स ऑफ जो कॉन्टैक्ट करने का एक नॉर्मल कोर्स ऑफ तरीका होता है उससे क्यों नहीं हो रहा है, एक अप्रोप्रिएट व्हीकल स्ट्रक्चर क्यों हो रहा है। अब आप जो है ट्रांजेक्शन देख रहे हो कि इस ट्रांजेक्शन से भी आपको जो है रिलेटेड पार्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जैसे ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो ट्रांजेक्शन है, एक तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कोई से ट्रांजेक्शन होते हैं तो ऑडिटर तो आइडेंटिफाई करेगा ही ना, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन से क्या कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइज हो रहे हैं, क्या कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अराइज हो रहा है, तो ऑडिटर इवेल्युएट तो करेगा। वो इनफैक्ट ये भी पूछेगा कि ऑडिटर इवेल्युएट करेगा एनी फ्रॉड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कि ट्रांजेक्शन हुए होंगे तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट से पूछेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी को इन्वॉल्व है, रीज़न क्या है ये सेट ट्रांजेक्शन करने का। फिर कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मिलेंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो है पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही है पर सिग्निफिकेंट है, अनयूजुअल है ट्रांजेक्शन।
तो कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखे थे इन्होंने कि देखो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखो एक होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन मिलते हैं जो आपको सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मिलते हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर इवैल्यूएट तो करेगा इसका मटेरियल स्टेटमेंट क्यों आपने ऐसा ट्रांजेक्शन करा है। और जो ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा है, जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स थे जैसे कि कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, फिर किसी एंटिटी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, विद ऑफशोर एंटिटी हैविंग वीक कॉर्पोरेट लॉस। तो ऑफशोर एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है जहाँ पे कॉर्पोरेट लॉस बहुत ही वीक है। तो देखो पहले तो अभी ट्रेडिंग और बैलेंस शीट के एलिमेंट्स के बारे में बात कर ले, तो इक्विटी पोर्शन आ गया, ये कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन है। फिर एक दूसरा ही पॉइंट है कि आप ऑफशोर एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो जहाँ पे कॉर्पोरेट लॉस वीक है, ठीक है। ट्रांजैक्शन या तो विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, आप सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो हैवी डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो अपन ने इक्विटी समझ लिया, सेल्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हैवी डिस्काउंट के साथ, या ट्रांजैक्शन बिना कंसिडरेशन के हो रहे हैं। फिर ट्रांजैक्शन अपन ने ये पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हैविंग सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ट्रांजैक्शन हैविंग सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, कि आप सेल कर रहे हो विद अ कमिटमेंट कि आप रीपरचेज भी कर लोगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है। देखो आपने एक सर्कुलर अरेंजमेंट देखा, कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है बिफोर द एक्सपायरी ही चेंज हो रही है। तो देखो दो तो तीन अपने फाइनेंशियल एलिमेंट से रिलेटेड है, तीन अपने अनयूजुअल है। फाइनेंशियल एलिमेंट से रिलेटेड इन द सेंस की इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन विद हैवी डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। फिर तीन एब्रप्टली कुछ अलग ही है कि ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटी जहाँ पे वीक कॉर्पोरेट लॉस है, राइट, सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है बिफोर द एक्सपायरी, ठीक है। तो देखो तीन तो अपने जेनेरिक ट्रांजैक्शन थे कि ट्रांजैक्शन जो है कॉम्प्लेक्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन है, राइट। ये देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको इधर नहीं मिलेंगे, इस पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है, आपको पीएम में दिख जाएगा, ठीक है, आपको पीएम में पोर्शन दिखेगा। तो कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन है, एंड देन जो है इसके बाद आता है सेल्स विद हैवी डिस्काउंट विदाउट कंसिडरेशन जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। फिर तीन पॉइंट्स जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कि ऑफशोर एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन। फिर ऑफशोर एंटिटी के बाद हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफशोर एंटिटी, सर्कुलर अरेंजमेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट के बाद अपन ने ये देख लिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन है जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर एक्सपायरी चेंज हो रही है। चलो तो ये सारे पॉइंट देखने के बाद जो है एक आखिरी पोर्शन है, ठीक है, आखिरी पोर्शन आप समझ लेते हैं। अभी अपन ने क्या समझा, अभी अपन ने तो ये एरिया समझे कि रिकॉर्ड्स अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन से कि देखो ये सोर्सेस है, रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और चलो आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी रिकॉग्नाइज करते हो, और अगर आपको बाद में समझ में आ गया कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो बायस तो है, मतलब आप वो कैसे पता करोगे कि वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। आपने रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया आपने, अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो वो सही है कि बायस्ड है, कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगा के पता करोगे कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बायस्ड है, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो कि यार देखो यार कोई सा ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है और आपको ये देखना है कि यार क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बायस्ड है, तो आप पहले ये देखो कि क्या विद इन द बिजनेस रैशनल है वो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या। बिजनेस रैशनल है, अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो ठीक है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज थोड़ी सी बायसनेस दिखती है अगर बिजनेस रैशनल में नहीं है तो लैक ऑफ बिजनेस रैशनल है, वो सजेस्ट करता है नीड ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी इंगेज इन। तो जब एक लैक ऑफ बिजनेस रैशनल हो तो वो बताता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकते हैं लैक ऑफ बिजनेस रैशनल है। तो वेदर लैक ऑफ बिजनेस रैशनल है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, द नीड ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी इंगेज इन, हो सकता है ट्रांजैक्शन जो है इंगेज इन द लैक ऑफ जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो देखो कि बिजनेस एक्यूमेंट में वो है क्या, कि अगर बिजनेस एक्यूमेंट में नहीं है, लैक ऑफ रैशनल है, तो वो बताता है वो डेपिक्ट करता है, ठीक है,
वो सजेस्ट करता है कि क्या हो सकता है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो। बिजनेस रैशनल के बाद आप ये देखो कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन से मैच हो रहा है कि जो मैनेजमेंट ने बोल के रखा था और आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले तो ये देखो कि भैया प्रॉपर बिजनेस रैशनल में है कि नहीं है, ठीक है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो है कंसिस्टेंट है विथ मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन। जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सपेक्टेशन नहीं, मेरे को एक्सप्लेनेशन बोलना था। तो बिजनेस रैशनल है, टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन से मैच हो रहा है। फिर जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज हुए हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं है तो ऐसे केस में वो डिपेक्ट करता है कि ये बायर्स है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड और अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है, बाय मैनेजमेंट। ये चार चीज़ें जो बेसिक है देख लेते हैं। देखो वापस एक बार बोलते हैं। देखो सबसे पहले तो भैया ट्रांजेक्शन बिजनेस रैशनल में हुआ है क्या। देखो कोई से भी ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो हम मैनेजमेंट से जैसे पूछते हैं कि क्या बिजनेस रैशनल में है, तो मैनेजमेंट बोलता है ठीक है हाँ बिजनेस रैशनल में तो है, ठीक है चलो ये अपन ने देख लिया। फिर देखा कि चलो ठीक है ऑथराइज है कि नहीं, कोई सा भी ट्रांजेक्शन मैं स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है सर याद करते क्या कोई वो ट्रांजेक्शन ऑथराइज है क्या, ठीक है तो हाँ ऑथराइज भी करके रखा है प्रॉपर्ली। जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है बता दिए कि देखो ये ऑथराइज ट्रांजेक्शन है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे ऐसे और प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज करके रखा है। आपको कोई दिक्कत दिख रही है क्या उस ट्रांजेक्शन में। मतलब कि एक नॉर्मल जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले हम बिजनेस रैशनल देखते हैं ट्रांजेक्शन का, फिर ये देखते हैं कि प्रॉपर्ली ऑथराइज है कि नहीं, अकाउंटेंट प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं बिजनेस रैशनल हो गया, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि प्रॉपर्ली जो है इसका ऑथराइज है कि नहीं, मैनेजमेंट से टर्म्स एंड कंडीशन भी पूछ लो और प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस रहती है। तो पहले तो बिजनेस रैशनल है, ठीक है, वेदर देयर इज लैक ऑफ बिजनेस रैशनल है तो वापस से कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या विद इन बिजनेस रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। बिजनेस रैशनल नहीं है तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ये शो करता है कि बिजनेस रैशनल में नहीं है तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट शो करता है। फिर ऑथराइज है कि नहीं है ट्रांजेक्शन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मैच विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही साथ प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज है कि नहीं एज पर दी FRF, ये अपन ने देखा। फिर अब देखो, अब अगर आपको कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन मिलते हैं, ठीक है, जो आपको प्रीवियसली डिस्क्लोज नहीं करा, ठीक है, नॉट डिस्क्लोज प्रीवियसली, और आपको मिल जाते हैं कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन क्योंकि आप अलर्ट थे, आपको मिल गया, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन मिले तो आपने तो पहले देखा है कि बायर्स है कि नहीं है, और बाकी आपने ये भी देखा कि आपको आइडेंटिफाई हो गए एक तरीके से। अब ऐसे केस में सिंस आपको आइडेंटिफाई हो गए हैं जो पहले अनडिस्क्लोज थे, ठीक है, तो सबसे पहले एक इंगेजमेंट टीम दूसरे में लोगों को बता देगा अदर मेंबर्स को ऑफ द इंगेजमेंट टीम कि देखो 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 ये मेरे को नया रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन मिल गया है, अब ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको अदर मेंबर ऑफ इंगेजमेंट टीम को सबसे पहले आप बताओगे कि देखो मैं अलर्ट था, अपन सब अलर्ट थे, हमको जो है ये मिला, तो ये इंगेजमेंट टीम को बताया। आपने एक इंगेजमेंट टीम को बताया, अब आप मैनेजमेंट को भी बताओ कि मैनेजमेंट तुमने हमको नहीं बताया, हमको पता चल गया है। तो ऐसे केस में जो है, अब ऐसे केस में आप रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि आप आइडेंटिफाई करो सारे ट्रांजेक्शन इस पार्टी के साथ जो भी हुए हैं, आप आइडेंटिफाई करो और हमको सारे के सारे ट्रांजेक्शन बताओ, ठीक है। और फिर ये भी चेक कर लो कि चलो हमने पता कर लिया, आपने हमको बता दिया, ये भी तो पता कर लो कि आप क्यों नहीं पता कर पाए कि वाई मैनेजमेंट कंट्रोल रिगार्डिंग टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन फेल हो गया, क्यों फेल हो गए तुम। मेरे को कुछ गड़बड़ मिली, मैंने इंगेजमेंट टीम को बताया, मैंने मैनेजमेंट को बताया कि इससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स मुझे बताओ। फिर ये भी देखो कि क्यों आपका कंट्रोल फेल हो गया और आप हमको नहीं बता पाए। वाई मैनेजमेंट कंट्रोल रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी फेल्स टू आइडेंटिफाई, क्यों आप हो गए फेल्स टू आइडेंटिफाई, क्यों मुझे पता करना पड़ रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ और आप उस पार्टी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स मेरे को दे रहे हो आप। फिर क्या करोगे आपको सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया, फिर आप जो है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स में लगा हुआ है पता करने में कि क्यों हम फेल हो गए, और आप इधर से जो है सैप करो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है। फिर सैप करने के बाद आप रिकंसीडर कर रहे हो, ठीक है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल क्या ऑडिट प्रोसीजर बोल दिया, ठीक है, ये सही है। फिर रिकंसीडर कर रहे हो रिस्क डेट, एक रिकंसीडर भी तो करना पड़ता है कि यार अदर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, कि अदर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं जो मैनेजमेंट हमको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये इंटेंशनल है, ले देकर एंड में ये लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के ऐसा करा है,
तो इसका इफेक्ट अपने ओपिनियन पे जाएगा, ठीक है। और इसका इससे फिर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी भी इवेल्युएट करोगे, ठीक है। इट क्वेश्चंस द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, इट क्वेश्चंस द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विच टेकन फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो एक बहुत ही प्रॉपर स्टोरी है कि यार जब आपको कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन मिलते हैं जो मैनेजमेंट ने नहीं बता के रखे थे, आपको प्रीवियसली डिस्क्लोज नहीं थे, आपको मिले, तो सबसे पहले आप अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर को बताओगे, मैनेजमेंट को बताओगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि आइडेंटिफाई करो सारे ट्रांजेक्शन जो इनके साथ होते हैं, एंड देन आप ये भी आइडेंटिफाई करो कि वाई मैनेजमेंट कंट्रोल फेल टू आइडेंटिफाई दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन। फिर मैं तो उसको सैप करूँगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, राइट। और रिकन्सिडर करना पड़ेगा, ठीक है, कि दैट अदर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन मे बी देयर विच वर नॉट डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट। और एंड में अगर डिस्क्लोजर ये इंटेंशनल है तो इसका इफेक्ट अपने ऑडिट ओपिनियन पे जाएगा। तो मैं आपको वापस से बोलता हूँ कि हम कम्युनिकेट करेंगे एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे कि आइडेंटिफाई करो सारे ट्रांजेक्शन विद दैट पार्टी, एंड देन इंक्वायर करो मैनेजमेंट से कि वाई योर कंट्रोल फेल टू आइडेंटिफाई दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। देन आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करोगे ऑन दैट ट्रांजेक्शंस एंड रिकन्सिडर करोगे ऑडिट रिस्क, ठीक है, that there may be any significant related party relationship or transaction that may exist जो previously identify नहीं हुए हैं या disclose नहीं हुए, and then फिर आप ये भी देखो कि if at the end अगर उनको लग रहा है कि ये intentional था management का non disclosure, तो evaluate the implications on the audit, right। क्योंकि अगर non disclosure ये intentional है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो evaluate the implications on the audit। ऐसे केस में आप मैनेजमेंट इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को इवैल्यूएट करोगे, आपका एनटी अफेक्ट होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये इंटेंशनल है तो किस तरीके से मेरा एनटी ये अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट ऐसे 550 में कुछ अदर पॉइंट्स ये थे कि इफ़ ऑडिटर वांटेड टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच वाज नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, ऑडिटर है उसको डिस्क्लोज करना है क्या, देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए हैं पर वो पैरिटी पे नहीं हुए, वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुए, और मैनेजमेंट जो है रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ऑडिटर जो है पहले तो मैनेजमेंट से रीज़न मांगेगा कि आप रिफ्यूज़ल क्यों दे रहे हो, ठीक है। रीज़न जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो TCWG को बोलेंगे, TCWG सपोर्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज अपन अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे, राइट। तो अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है तो मैनेजमेंट से रीज़न जानो, जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो TCWG को बोलो, जम रहा है तो ठीक है, वो मदद कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे। तो देखो ऐसे केस में अपन ने देखो अभी पूरा अपना ऐसे 550 ओवर हो गया, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा। आखिरी से स्टार्ट करते कि पहले तो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आपको मिले जो पहले नहीं डिस्क्लोज हुए थे, कुछ अपन ने वो पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। 6 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, एक स्टोरी थी, प्रॉपर स्टोरी थी। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बायस है कि नहीं है, तो अपन ने ये देख लिया कि वो अपना बिजनेस रैशनल है, वो ऑथराइज है कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट, प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं, ये अपन ने देखा। फिर सोर्सेस ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर हमने जो है सोर्सेस के बाद जो जिसमें अपन ने राइट पूरा देखा, रिकॉर्ड अरेंजमेंट और ट्रांजेक्शंस। देन अपन ने जो है ये भी समझा कि अंडरस्टैंडिंग करते रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन की मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो जिसके लिए वो अवेयर थे। फिर ठीक है, बचे हुए के लिए हम अलर्ट तो है ही, ठीक है। और फिर ये हमने देखा था कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर देखनी पड़ती है जब FRS ने ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब FRS इस्टेब्लिश करता है अकाउंटिंग जो है FRS इस्टेब्लिश करता है अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जब FRF आपको बता भी सकता है, FRF इस्टेब्लिश भी कर सकता है, FRF नहीं भी इस्टेब्लिश करता, पर जब FRF इस्टेब्लिश करता है तब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट से कि आपने जो है सारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन हमको बताया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है, कि आपने आइडेंटिफाई करे, हमको बताया है, प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली करे हैं। फिर हम भी हमारे हिसाब से इवैल्यूएट कर लेंगे कि वेदर दी आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग, ठीक है, डिस्क्लोज है कि नहीं है, या फिर हमको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, तो आइडेंटिफाई असेस और रिस्पॉन्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो आपको लगानी पड़ती है, ठीक है। फिर 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब कि वो डोमिनेंस इन्फ्लुएंस ये शो करता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड करना, इससे वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में एबल टू अंडरस्टैंड द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है,
जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो अराइज हो रहे हैं इस रिलेटेड बाय द रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन से विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अफेक्टेड बाय दोज रिलेटेड बाय द रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन, क्या वो ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है, क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है, ये हमने देख लिया। ठीक है, और फिर ये भी अपन ने पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या एफआरएफ में आरपी रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश है तो वेदर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड अकाउंटेंट डिस्क्लोज देगी नहीं एज पर द एफआरएफ। फिर अपन ने रिलेटेड पार्टी का मतलब समझा था कि भैया एक तो अपना कॉमन कंट्रोल है, एक जना दूसरे को कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दूसरा पहले को कर रहा है, ये पढ़ा था। कॉमन कंट्रोल है, कॉमन की मैनेजमेंट है या क्लोज फैमिली मेम्बर्स है। ठीक है, इन दोनों के ओनर जो है वो क्लोज फैमिली मेम्बर है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इस तरीके से अपना ऐसा 550 ओवर होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से ओवर होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम ऐसा 560 पढ़ेंगे। ठीक है।